हेलो दोस्तों, हम परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली क्लासों में इसके क्वेश्चन भी किए थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज सो दैट इट्स सर्कमफेरेंस इंक्रीज बाई 50%। कह रहा है कोई भी सर्कल है, कोई वर्त है, उसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज हुई है। सो दैट इस कारण उसकी सर्कमफेरेंस मतलब उसकी परिधि भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। कोई वर्त दे रखा है, अगर वर्त की क्या रेडियस त्रिज्या बढ़ती है, अगर देखिए वर्त की अगर ये जो त्रिज्या बढ़ेगी तो जो ये परिधि है 2πr होती है, ये भी क्या होगी, ये भी बढ़ेगी। तो कह रहा है कि अगर उसकी इंक्रीज हुई है, अगर रेडियस इंक्रीज हुई है जिस कारण उनके सर्कमफेरेंस यानी ये परिधि भी बढ़ी है, और ये हमें दे रखा है कितनी बढ़ी है, 15% बढ़ी है। ठीक है, तो इसके बाद पूछ रहा है जो ये पूरा जो क्षेत्रफल है वो कितना बड़ा है, वो ज्ञात करना है हमें। तो देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये प्री के अंदर आता है। एसएस बैंक के जो एग्जाम हुए उनमें प्री में यह क्वेश्चन आता है। तो गिवन दैट हमें क्या दे रखा है, सर्कमफेरेंस दे रखा है, सी एफ लिख देता हूं मैं, ओरिजिनल और न्यू। ओरिजिनल क्या है, कह रहा 15% बड़ा है, तो हम जानते हैं क्या है, बड़ा है 15%। तो ये कितना हुआ, 3/20 यानी 20 से कितना हुआ, ये 23 हुआ। और हम जानते हैं वर्त का जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr होती है। यानी मैं इधर लिख रहा हूँ ये चीज़, इसकी परिधि क्या होती है, 2πr। अर्थात 2π क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी मतलब ये चेंज नहीं होगा। मतलब ये जब रेशियो में इधर मैं लिखता हूँ इधर 2πr, तो ये क्या 2π कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बची r, यानी ये जो रेशियो हमारे पास प्राप्त हुआ है ये किसका रेशियो है, r का रेशियो हो गया। यानी अनलिकल तरीके से हमें r दिया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न पूछ रहा है हमें एरिया में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी होगा, इंक्रीज होगा। तो हम क्या जानते हैं, एरिया क्या फॉर्मूला होता है, एरिया क्या होता है, πr² होता है। अब आप जानते हो वर्त का एरिया क्या होता है, πr² होता है। तो देखिए पाई कांस्टेंट होता है, तो मतलब ये कैंसिल आउट हो जाए, मतलब r²। हमारे पास r है और r² करना, तो इनका क्या कर दें, वर्गमूल कर दें, वर्ग कर देंगे सॉरी। ठीक है, तो किस प्रकार से करते हैं, एरिया मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, एरिया 1 इक्वल एरिया 2, क्योंकि दो है, एक ओरिजिनल और एक न्यू है, जो दो एरिया प्राप्त होगी उनका अंतर से ही हमें पता चलेगा ना कितना इंक्रीज हुआ है। तो एरिया 1 क्या होगा, r²/1 और एरिया 2 r²/2। पाई मैंने इसलिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए आगे क्या होगा, तो देखिए r1 क्या है, r1 ये है, मतलब 20 का क्या होगा, इधर स्क्वायर होगा, और इधर 23 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, और ये कितना होता है 23 का स्क्वायर, 529। अब देखिए हमें क्या कह रखा है, कितना इंक्रीज हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए, आप इंक्रीज कितना हुआ है, 400 से कितना हुआ, 529। तो ये कितना इंक्रीज हुआ, 400 से 529, 501, 129 इंक्रीज हुआ, 129। ये क्या हुआ, बड़ा है। अब देखिए A1 क्या है, A1 ओरिजिनल हो गया, A2 क्या है, न्यू हुआ। तो ओरिजिनल 400 है, न्यू कितना है 529, तो इंक्रीज कितना हुआ 129 का। और इंक्रीज कहाँ से हुआ, 400 से हुआ। तो आगे देखिए 129 इंक्रीज हुआ और 400 से हुआ। और किस में पूछ रहा है, एरिया कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल, ये शून्य से शून्य इधर कैंसिल आउट कर देंगे। तो आगे क्या बचा, 129/4। 129 में डिवाइड करेंगे 4 का तो कितना आता है, पॉइंट में आएगा, तो ये होगा 32.25%। यानी जो एरिया है 32.25% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ यानी प्लस हुआ।
ये क्वेश्चन 20वां इसी के साथ कंप्लीट होता है। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है आप इस तरह करेंगे। आई होप आपको ये अच्छी तरह से बात समझ में आएगी मैंने किस प्रकार लिखा। वैसे आप रेशियो में भी बना सकते हैं, ए रेशियो करते तो 400 आ जाए, बी रेशियो करते तो 529 आता। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 21वां करेंगे। तो हम 21 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन सिलेंडर का है अर्थात बेलन का क्वेश्चन है। तो हमें बेलन के बारे में पता होना चाहिए, यानी बेलन के फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें ज्ञात होना चाहिए और CSA का फॉर्मूला यानी वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 43%। कोई सिलेंडर मतलब बेलन है, बेलन का जो आयतन है वो इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है 43%। व्हेन इट्स हाइट इज रिड्यूस बाय 15/5 और बेलन की जो ऊंचाई है वो क्या हुई है, कम हुई है 15/5 देन फाउंड चेंज इन CSA ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर के CSA में कितना परिवर्तन हुआ वो हमें ज्ञात निकालना। CSA मतलब वक्र पृष्ठ में बेलन के कितना परिवर्तन हुआ। तो देखिए आंसर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है। तो हम वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हुआ है 43। तो इधर क्या लिख दूं, ओरिजिनल, और इधर हो गया न्यू। तो देखिए ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल कितना होगा 43/100 करेंगे। तो जो नीचे होता है वो क्या, ओरिजिनल तो 100 और उसमें क्या करेंगे इंक्रीज हुआ है तो 43 को ऐड कर देंगे, कितना 143। ठीक है। इसके बाद क्या है, हाइट के बारे में क्या देखा, रिड्यूस हुई है, कमी हुई है हाइट के अंदर। हाइट के अंदर कितनी कमी हुई है 15/5/13% की। आप इसे हल करोगे तो ये होगा 2 सही यानी 2/13 होगा। ठीक है, ये जो 15/5/13 इसे आप हल करोगे तो कितना होगा 2/13। रिड्यूस हुई है तो ये कितना हुई 13 से कितनी हुई 2 कम करेंगे 11। और हमें क्या है रेडियस के बारे में क्या कह रखा है, कुछ नहीं कह रखा। तो x मान लो या कुछ भी मत मानो, कुछ भी सिंपल भी कुछ भी लिख सकते हो आप, ए बी चेंज यही पूछा है। तो हम देखिए हमें क्या पूछा है CSA। हम जानते हैं CSA का क्या फॉर्मूला है, CSA का फॉर्मूला होता है 2πr होता है। ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला होता है बेलन के CSA यानी वक्र पृष्ठ। अब ध्यान देखिए 2π तो कांस्टेंट होता है लेकिन हमें h भी चाहिएगा और r भी चाहिएगा। हमारे पास h तो है लेकिन r नहीं है, पहले हमें r को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो r को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंगे यानी आयतन के फॉर्मूले का यूज लेंगे। तो क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम क्या होता है πr²h, ये होता है फॉर्मूला। अब आप इधर ध्यान से देखिए पाई है, पाई कांस्टेंट है तो इसका तो यूज़ हम करेंगे नहीं क्योंकि ये तो कैंसिल आउट होने वाला है। तो हमें से आंसर पर जाना है तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इक्वल πr²h करेंगे। ठीक है, तो आप इधर देखिए हमें क्या निकालना है, इधर देखिए हमें r निकालना है। तो आप देखिए r² के बराबर क्या होगा, r² के बराबर क्या होगा v/h होगा। तो 2 रेशियो बनाएंगे, एक तो ओरिजिनल का बनाएंगे एक न्यू का बनाएंगे, 2 रेशियो बनाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए R2/1 और R2/2 इक्वल क्या आएगा V1/H1 और नीचे क्या आएगा V2/H2। अब ध्यान से देखिए V1 कितना है हमारे पास, अगर ये सिंप्लीफाई रेशियो में बनाए तो V1 हमारे पास कितना है, V1 कितना है 100 और V2 कितना है हमारे पास, सॉरी H1 कितना है 30 और V2 कितना है हमारे पास, V2 143 और H2 हमारे पास कितना है 11। आप इधर अगर सवाल इधर सही सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये होगा, इधर से आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आप ध्यान से देखिए ये है, ये जो है ये कैंसिल आउट हो रहा है, कितने पर जा रहा है, ये होगा 22 या 11 एक से गया तो ये कितना 30। तो ये जो रेशियो है ये इस प्रकार से नहीं हुआ, 100/3 × 3 तो ये कितना 169। ये किसके इक्वल है R21/R2
R2 के, तो इधर हमें R निकालना है, तो इसका अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट करेंगे तो क्या 10/13 बन जाएगा। तो हमें R1/R2 कितना प्राप्त होगा, इधर से 10/13। तो हमारे पास R का रेशियो प्राप्त हो गया। आप ये सिंप्लीफिकेशन और भी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से करना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसे क्या कर सकते हैं, V/H इसे इक्वल में भी रख सकते हैं, क्योंकि रेशियो में बनाना है आपको, तो रेशियो में बनाए तभी कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें आप। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या प्राप्त हो गई, त्रिज्या प्राप्त हो गई। और क्या चाहिए था, त्रिज्या ही चाहिए था, हाइट तो हमारे पास है। तो क्या करेंगे हम CSA के लिए, तो CSA के लिए हम क्या करेंगे, R/H1/R2H2 ये करेंगे। R1 कितना हमारे पास, R1 कितना है 10, और H1 हमारे पास कितना है 13, R2 हमारे पास कितना है 13, और H1 कितना है 11। तो इसे 13 से इधर कैंसिल आउट हो गया, तो आगे कितना बचा ये 10/11। हमें क्या पूछा, चेंज पूछा है, तो 10 से कितना हुआ, 11 हुआ है, 10 से कितना हुआ 11, तो कितना हुआ चेंज, +1 का चेंज हुआ। तो अब इधर से देखिए, मैं इधर रखता हूँ, इधर देखिए कितने का चेंज हुआ, +1 का चेंज हुआ, और किधर से चेंज हुआ 10 से हुआ, और कितना परसेंट में देंगे तो कितने 100 से क्या करें मल्टीप्लाई, तो इधर 10 कैंसिल आउट हो गया, तो 10%, ये 10% क्या है, चेंज आया है, चेंज आया है। यानी जब भी हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं और हाइट को कम करते हैं, तो जो R त्रिज्या होती है वो फाइंड आउट कर लेंगे हम आयतन के वॉल्यूम के फॉर्मूले से। तो CSA में क्या 10% का बदलाव आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसी तरह आपको करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको अच्छी तरह से डिवाइड मल्टीप्लाई आते होंगे तो ये आ जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं वो मेन के अंदर आते हैं, मेन नहीं सॉरी प्री के अंदर आते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, कॉन्सेप्ट कम होते हैं इनके अंदर। देखिए क्या है परसेंट, ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 16%, यानी कोई संख्या है जो पहली बार इंक्रीज हुई 16%, एंड देन इंक्रीज बाय 40%, उसके बाद वह 14% और इंक्रीज हो गई। मतलब कोई नंबर पहले 16% बढ़ा, और 16% बढ़ने के बाद जो नया नंबर प्राप्त हुआ वो 14% और बढ़ा है। देन द नंबर सो obtained in now decrease by 30%, then the number so obtained, मतलब जो नंबर जो प्राप्त हुआ है, जो संख्या 16 और 14 के बाद बनने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई, वो खुद संख्या जो आई है वो डिक्रीज हुई है 30%, यानी जो दोनों के बाद बढ़ाने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है वो 30% और कम हो गई। ठीक है, 2 बार बढ़ी है, फिर वो संख्या 30% कम हुई है, नई संख्या जो प्राप्त हुई। What is the net increase and decrease percent in this original number? तो हमें लगभग कितना प्रतिशत वो नंबर बढ़ा है या घटा है वो हमें बताना है। मतलब हमें एक्सपेरिमेंट तरीके से ये बात है कि कितना प्रतिशत वो नंबर वास्तव में बढ़ा है या घटा है। मतलब हमारे पास नियर बेस्ट हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि ये कह रखा है नेट पूछ रखा है, नेट के मतलब लगभग बताना है। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को किस प्रकार से हम करते हैं। हमें क्या कह रखा है नंबर के बारे में, 60% क्या हो रहा है इंक्रीज हुआ है, तो ओरिजिनल और न्यू क्या हो रहा है 60% कितना होता है 4/25, तो 25 से कितना हुआ 29 हुआ, इंक्रीज हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है ये नंबर क्या हुआ 14% और इंक्रीज हो गया। 14% कितना होता है 7/50, यानी 50 में 7 ऐड करेंगे तो क्या हो 50 से 57 हो गया। ये आपको रेशियो आनी चाहिए। इसके बाद क्या कह रहा है वो नंबर जो बना इनके बाद बढ़ने के बाद वो नंबर 30% कम और होगा, 30% कम हुआ, 30% कम हुआ। 30 कितना होता है 30 होता है 3/10, यानी 3/10 यानी 10 से कितना हुआ ये 7 हुआ। तो हम देखिए अब यही तो बात है, इधर देखिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मल्टीप्लाई कराओगे तभी तो आपके पास ओरिजिनल नंबर आएगा और न्यू नंबर आएगा और उनका अंतर आएगा। तो आपको ये आना चाहिए 25 को 5 से मल्टीप्लाई तो 125, तो यानी ये हो गया 1250। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई और कराना है, तो इनका मल्टीप्लाई बेसिक रूप से आप इस प्रकार से कराना,
यानी इस प्रकार से, यानी इन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कराना पहले, तो इन संख्या की तरह 3 आ गया तो 6 बचा, फिर इनका मल्टीप्लाई कराना क्रॉस 9 की टेबल 5 तक 45 और ये 7 की टेबल 2 तक 40, यानी 7 की टेबल 2 तक यानी 14, तो इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 45 और 43 यानी 58 में ये ऐड करेंगे तो 65, तो 65 का 5 है, 6 बचा, और ये 10 में 6 ऐड करोगे तो कितना होगा, तो 10 में 6 ऐड करोगे 16। तो इस प्रकार से कर लेना, यानी इनका इसके साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ये संख्या इसका 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 1, ये हो गया, इधर 1500 कितना आ गया 1100, यानी 1100 ये आ गया 11,571 आ गया इधर, यह कैलकुलेशन करने के बाद 11,571, क्योंकि इनका इनके साथ मल्टीप्लाई करना, फिर जो नेट है उसके साथ के साथ मल्टीप्लाई, इनका अंतर कितना हुआ है, क्या कमी हुई है, कमी कितने की हुई है 929 की, माइनस कर लेना 929 होता है, और यही तो पूछ रखा है डिक्रीज हुआ है, कितना हुआ है ओरिजिनल नंबर से डिक्रीज 929 हुआ है, किधर से हुआ है 1250 से हुआ है, तो 929 अपॉन 1250 मल्टीप्लाई 100, तो इधर से ये 0 से 0 इधर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और ये क्या 5 की टेबल से ये चला जाएगा, या ये इस प्रकार से देख लेना, ये 5 की टेबल से गया तो ये कितना आया 2, और ये कितना आएगा 2/20। तो अब इसके बाद क्या करना, इसे आप हल करोगे मल्टीप्लाई करने के बाद, ये आएगा 6.11, अर्थात 6.11 क्या है, ये डिक्रीज हुआ है, क्यों डिक्रीज तो हमें ध्यान ही पड़ गया, क्योंकि अंतर क्या है कम हुआ है, 1200 से 11 हुआ है, तो इसका मतलब यही है कमी आई है, यानी 1200 से 11 हुआ है तो कमी आई है, तो कमी, तो इधर 929 की हमें कमी आई है, तो कमी किधर से आई है 12,500 से, तो अब देखना इधर मल्टीप्लाई 100 से, तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी 929 में 125 का भाग दोगे आप तो 6.11 के लगभग आए, और इसे क्या कह रखा है हमें नेट बताना है, नियरेस्ट बताना है, तो नियरेस्ट 6.11 है, ये 7 के नियरेस्ट होगा, तो ये किसके नियरेस्ट हो गया 7 के, और क्या है डिक्रीज हुआ है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए इधर हम सिलेक्ट कर लेंगे। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, सिर्फ ये कैलकुलेशन बेस्ड है, तो कैलकुलेशन पहले इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इस प्रकार से करोगे थोड़ा इजी होगा मल्टीप्लाई कराने में, इस प्रकार के क्वेश्चन इस तरह से होंगे। और आज की क्लास में ये समाप्त करता हूँ, आप सभी का धन्यवाद।